दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैकेनिकल में। आज हम बात करने वाले हैं सरकार का टोटल अंगों के बारे में। आज हम डिटेल से जानेंगे कि सरकार है क्या। आइए चलिए देखते हैं। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हमने आपको सरकार के बारे में बताया था, बट आज हम पूरी डिटेल से देखेंगे। सरकार क्या होती है। हमने आपको बताया था कि जिस देश को चलाने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। सरकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का है। पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार को हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार को हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ज़्यादा अंतर नहीं है। बस देखिएगा, केंद्र सरकार के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। केंद्र सरकार के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? व्यवस्थापिका का कार्य यह होता है कि कानून क्या करना? बनाना, कानून को बनाना। तो व्यवस्थापिका क्या करता है? कानून को बनाता है, और जो कार्यपालिका होता है वो कानून को क्या करता है? लागू करता है। और जो हमारा न्यायपालिका है इसका संरक्षण करता है। न्यायपालिका में कौन आएगा? ध्यान दीजिएगा कि न्यायपालिका, न्याय मतलब जो जस्टिस करे, तो न्यायपालिका मतलब में सुप्रीम कोर्ट आएगा। न्यायपालिका में कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट, अर्थात उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय में क्या है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में, अब ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका में क्या है? उच्चतम न्यायालय है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट है। तो उच्चतम न्यायालय जो है उसका गठन किस अनुच्छेद के अनुसार है? आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का किस आर्टिकल में वर्णित है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में वर्णित है। न्यायपालिका का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 में। तो अब परेशान ना होइएगा, हम आपको आर्टिकल का भी वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्दी ही। अब ध्यान दीजिए, व्यवस्थापिका के अंग कौन कौन से हैं? तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन आता है? संसद। अब संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। तो संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तब लोकसभा है। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। अब लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो लोकसभा का गठन जो है आर्टिकल 81 अर्थात आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा में ये आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में वर्णित है। अब इसके बाद लोकसभा ये अस्थायी सदन है। ये कौन सा सदन है? अस्थायी सदन है। यह अस्थायी सदन है। अब ध्यान दीजिए एक बात और, ये लोकसभा जो है इसका गठन आर्टिकल 81 में है, इसका वर्णन आर्टिकल 81 में, और यह एक अस्थायी सदन है। अब ध्यान दीजिए, लोकसभा को हम अस्थायी सदन कह रहे हैं। अब एक बात और, अब ये आ गया राज्यसभा। अब राज्यसभा को हम किस आर्टिकल? ये 81 है, तो राज्यसभा किस आर्टिकल में आएगा? 80 में। तो ये अस्थायी सदन है, तो इसको हम कौन सा सदन कहेंगे? अस्थायी सदन। ये कौन सा सदन है? अस्थायी सदन है। अब एक बात और, अस्थायी सदन, यह अस्थायी क्यों कहा गया है? क्योंकि इस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात यह एक अस्थायी सदन है, और यह अस्थायी सदन है। इसको हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। और इस राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात उच्च सदन है, जो आर्टिकल 80 में है उल्लेख, और लोकसभा अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, जिसका वर्णन आर्टिकल 81 में है। ठीक, अब एक बात और, लोकसभा में आए
तो लोकसभा में अधिकतम, अब बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में अधिकतम सीटें 552। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें 552, जिसमें से 550 आम जनता द्वारा। ध्यान दीजिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। अब बात ये आती है कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। अब बता दें कि एंग्लो इंडियन, ध्यान दीजिएगा, एंग्लो इंडियन में कौन आते हैं? तो एंग्लो इंडियन वे होते हैं, वे विदेशी मूल के निवासी, जो जैसे फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, पुर्तगाल हो गए, ये पहले भारत में आकर क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो जैसे गोवा में, यनम में, कराईकल में, यहाँ पे फ्रांसीसियों का क्या था? एक आवास था। तो ये कुछ जैसे कि जब यहाँ से भारत से इन लोग को जब हटाया गया तो कुछ फ्रांसीसी क्या थे? यहाँ भारत में रुक गए थे। तो जो रुक गए थे उनके कुछ वंशज थे, उनके क्या कुछ वंशज थे, जो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं, जिसके द्वारा उनका चुनाव नहीं होता है, उनको राष्ट्रपति अपने से मनोनीत करता है। आर्टिकल 550 आम जनता द्वारा यानी प्रत्यक्ष रूप से, और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब की बार ये जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है वह हमारे संविधान से अब हटा दिया गया है। अर्थात अब जो दो को एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब वह मनोनीत नहीं करेगा, वह अब संशोधन करके हटा दिया गया है। अर्थात एंग्लो इंडियन का पद ही हटा दिया गया है। अब जो भी चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष जनता द्वारा। तब ध्यान दीजिए, अब ये अधिकतम सीटें की बात हो रही है, ये मैक्सिमम सीट है। ये कौन सी सीट है? मैक्सिमम सीट की बात हो रही है। अर्थात हम बात करते हैं मैक्सिमम सीट की, तो मैक्सिमम सीट 550 पे। और जो कि चुनाव जब होता है, जो चुनाव होता है किस पे होता है? 545 पे। चुनाव कितने पे होता है? 545 पर हमारा चुनाव होता है, जो 543 प्रत्यक्ष जनता द्वारा और 2 एंग्लो इंडियन द्वारा राष्ट्रपति मनोनीत करता है। हमने आपको बता दिया कि एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? वह विदेशी मूल के निवासी जो भारत में किसी राजनीतिक दल से या किसी राजनीतिक पार्टी में हिस्सा करते हैं, उनको क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब ध्यान दीजिए, अब जिस पे चुनाव होता है 552 तो अधिकतम सीट हो गई, और चुनाव कितने पर होता है? 545 पे। अब 545 पे जब चुनाव होता है तो उस 545 में 543 प्रत्यक्ष जनता द्वारा और 2 एंग्लो इंडियन। अब प्रत्यक्ष की बात आ गई, तो प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष मत वह मत होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है, वो क्या होता है? प्रत्यक्ष मत। और अप्रत्यक्ष मत क्या होता है? कि जिससे जनता को, जो जनता जिसको चुनता है उसके द्वारा, चुने गए सदस्य के द्वारा जब किसी भी पद के लिए जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। अब देखिए, लोकसभा में आपको एक क्लियर हो गया कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं। अधिकतम सीटें पूछेगा तो 552, और जिसपे चुनाव होता है वो पूछेगा तो 545। अब उस 545 में प्रत्यक्ष रूप से कितने पर होता है? 543 पे। एंग्लो इंडियन कितने पर मनोनीत होता है? 2। लेकिन अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन खत्म हो गया है, ठीक है। अब जो चुनाव होगा 545 सीटों पे होगा, वो भी डायरेक्ट, अब वो भी प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनाव होगा। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं उच्च सदन पे। उच्च सदन, ध्यान दीजिए एक बात और,
एक बात और, जो लोकसभा होता है इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। कार्यकाल जो होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष लोकसभा का। इनके सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब ध्यान दीजिए, अब राज्यसभा की बात आई तो राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में राज्यसभा को अस्थाई सदन बोलते हैं और राज्यसभा एक उच्च सदन भी है। राज्यसभा एक उच्च सदन भी है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का, अब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा। एक कहेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं, अनिश्चित है, यानी कि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। कितने लोग बोलेंगे कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष जो कार्यकाल होता है वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, न कि राज्यसभा का। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। और राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब राज्यसभा की बात आई तो अब राज्यसभा में जो सीट है, राज्यसभा में जो सीट है वो कितना है? अधिकतम सीट जो है, अधिकतम सीट 250, अधिकतम सीट 250। कितना है? 250। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस अधिकतम सीट में 238 प्लस 12 यानी कि 238 राज्यसभा को जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। वह यह 238 अप्रत्यक्ष जनता द्वारा और 12 एंग्लो इंडियन, अर्थात कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यह मनोनयन किस संविधान से लिया गया है? यह मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह मनोनयन, राष्ट्रपति का जो मनोनयन है यह हमारा कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक। अब एक बात और ध्यान रखना, एक बात और यह है कि जो हमारा जो चुनाव होता है ये 238 पे नहीं होता है। कितना पे होता है? 233 पे होता है। 233 पे चुनाव होता है और 12 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, जिसमें कि हमारा जो चुनाव होता है वो कितने सीट पे होता है? 250 सीटों पे। जो मैक्सिमम सीट है 250 है, लेकिन जो हमारा टोटल मिनिमम जिसको कह सकते हैं, जो हमारा टोटल जो चुनाव राज्यसभा में अप्रत्यक्ष जनता द्वारा 233 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन 12 सदस्य, टोटल जो चुनाव होता है 245 पे। जो टोटल चुनाव होता है 245 पे होता है। अच्छा, एक बात और यह है कि कोरम एक सब्जेक्ट आता है। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब यह होता है कि संसद सभा को या संसद सत्र को चलाने के लिए वह न्यूनतम संख्या जिससे हमारा संसद सत्र चलाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? कोरम। जैसे नहीं कहते हैं कि गांव घर में कि यारे क्या कोरम पूरा करने के लिए आए हो, नहीं, वही भाषा है कोरम। वही क्या है? कोरम। तो कोरम का मतलब ये होता है कि संसद सत्र को चलाने के लिए वह न्यूनतम संख्या यानी अर्थात वह न्यूनतम संख्या कौन है? 1/10 या कभी कभी ये दे देता है 1/10 या 10%। यानी संसद सत्र को चलाने के लिए कम से कम 10% कुल सीटों का जो 10% यहाँ पे सदस्य रहेंगे
जब सीटों के 10% सदस्य संसद में रहेंगे तो वह संसद चलाया जा सकता है। अगर 10% से कम है, अगर 10% से कम है तो वह संसद सत्र नहीं चलाया जा सकता, अर्थात वह संसद सत्र को स्थगित कर दिया जाएगा। अब 10% क्या होगा, अभी देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में एकदम सिक्योर आया था, यह आया था कि कोरम, अर्थात ये पूछा था कि राज्यसभा में को चलाने के लिए सबसे कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी। इसी तरह डायरेक्ट है, तो हम जानते रहेंगे, अगर हम जानेंगे कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं उसी के अनुसार, तो सदस्य अधिकतम कितने हैं 250, 245 पे नहीं निकालेंगे, 250 पे। अब कितने सदस्य हैं 250 हैं, तो 250 सदस्यों का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अर्थात राज्यसभा में 25 सदस्यों से अगर कम हुए, राज्यसभा में 25 सदस्यों से अगर कम सदस्य हुए तो वह राज्यसभा नहीं चलाया जा सकता, अर्थात स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि 25 या 25 से अधिक सदस्य न हो जाएं। उसी प्रकार लोकसभा है, उसी प्रकार लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों का जरूरत होगा, लोकसभा में 552 है, तो अर्थात लगभग कह सकते हैं कि 55 सदस्य, लगभग कह सकते हैं 55 सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो लोकसभा को चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 55 से ऊपर। अब ध्यान दीजिए एक बात और, अब यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में हो गया, तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है, अब देखिए राज्यसभा का जो चुनाव होता है, अब यह किस पद्धति पे होता है, हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों को क्या करता है, 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त करता है, अर्थात रिटायर करता है, और 1/3 सदस्य को फिर क्या करता है, चुनता है। अर्थात 1/3 सदस्य चुने जाते हैं और हर 2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, हर 2 साल पे। अर्थात यह अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होता, हर 2 साल पे इसमें सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और चुने भी जाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्या है, अब ध्यान दीजिए राष्ट्रपति। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की, अब बात करते हैं राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में है, 52, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति। कौन कहता है, आर्टिकल 52। अब राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे कम उम्र कितना होना चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, लोकसभा में जो सदस्य थे उन सदस्यों का जो आयु था कितना वर्ष था, न्यूनतम आयु जो था 25 वर्ष था, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का जो आयु है, न्यूनतम आयु वो कितना है, 35 ईयर है। लोकसभा में सदस्यों का न्यूनतम आयु 25 ईयर और राज्यसभा में सदस्यों का न्यूनतम आयु 35 ईयर है। अब ध्यान दीजिए, हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सब देश का सर्वे सर्वा होता है, अर्थात राष्ट्रपति जो है देश का एक प्रमुख होता है। अब आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होती है, पहला वह भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए पहला योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का क्या हो,
नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह पागल दिवालिया न हो, पागल दिवालिया न हो। ठीक। अब दिवालिया, पागल दिवालिया से क्या तात्पर्य है? पागल दिवालिया से यह तात्पर्य है कि भारत में उसका जो इमेज है या छवि है वो किसी भी परिस्थिति में खराब न हो। जैसे विजय माल्या है, अगर विजय माल्या अगर भारत आ जाता है, अर्थात वह क्या किया है, अपनी छवि को भारत में खराब कर चुका है, क्योंकि वह धन, भारत का जो मुद्रा है, भारत से धन लेकर के वो कहाँ चला गया है, विदेश चला गया है। अर्थात वो अपना दिवालिया हो, यानी सरकार उसे दिवालिया घोषित कर दी है। अर्थात उसके जितने भी यहाँ पे विजय माल्या के चलते थे पहले एयरपोर्ट, एरोप्लेन चलते थे, उसके बहुत से यहाँ पे बंगले उंगले थे, तो सबको सरकार ने क्या किया, निलंबन कर दिया। तो वह दिवालिया, पागल दिवालिया घोषित न हो। अब तीसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अर्थात वो 35 वर्ष से कम न हो, या 35 वर्ष हो या उससे अधिक हो। अब चौथी बात, वह किसी भी सदन का सदस्य हो या सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह किसी भी सदन का सदस्य हो या फिर सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तब वह क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचित किया जाएगा। अब हम देखिए, ध्यान दीजिए, अब डिटेल से हम अगर राष्ट्रपति बताएंगे आपको अब इसके बाद हम बताएंगे आपको राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में हम आपको पूरे राष्ट्रपति का उल्लेख बताएंगे कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, और राष्ट्रपति की वेतन कितने होते हैं, और राष्ट्रपति पर कैसी प्रक्रिया से उसको हटाया जाता है। तो आपको हम सब डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ तक बात आ गई राष्ट्रपति। अब ध्यान दीजिए एक बात और, लोकसभा और राज्यसभा में, जिसको अगर कंफ्यूजन होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा और राज्यसभा ये सब संसद के ही अंग हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों संसद के ही अंग हैं। अब लोकसभा जो होता है, लोकसभा और राज्यसभा में तो हम एकदम डिटेल से आपको बताएंगे, लोकसभा के बारे में डिटेल से बताएंगे, राज्यसभा के बारे में, और डिटेल से आपको बताएंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो आज हमने आपको बताया है क्या, केंद्र सरकार के बारे में। अब हम कल बताएंगे आपको राज्य सरकार के बारे में। अब राज्य सरकार के बारे में अगले वीडियो में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।